Hello, good evening everyone. So QEPY के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और जो आपको टॉपिक का नाम दिया गया मैग्नेटिज्म और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हीट से रिलेटेड स्टफ लाइक कैलोरीमेट्री और थर्मल एक्सपेंशन को। ठीक है, सो मैग्नेटिज्म में आपने जो पढ़ रखा उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। एक बार रिवाइज कराने के बाद आपने ये लर्न किया कि किसी भी एक करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आती है और कुछ मैग्नेटिक फील्ड को आप कैलकुलेट कर पाते हो। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्म को बी से इंडिकेट करते हैं। फिर इस पर कुछ और भी पॉइंट्स रहते हैं, मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। ऑप्टिक्स एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑप्टिक्स को कवर कर लेंगे। एंड नेक्स्ट बोले तो ऑन वेडनेसडे। सो इसको अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो अगला पॉइंट मैं फॉर्मूला सिंपली बताता रहता हूँ, आपके काम के लिए रहेंगे और अगर आता है तो आप इसको यूज कर सकते हो। एक फोर्स लगता है मूविंग चार्ज पे। whenever a charge moves with a velocity v in a magnetic field b, so this can be an important point for you. So क्या है ये? This is a force on a charge moving in magnetic field. So कितना फोर्स लगता है? F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ये फोर्स तभी एक्ट करेगा जब वेलोसिटी होगी और मैग्नेटिक फील्ड होगी और चार्ज पार्टिकल होगा, यानी पार्टिकल के पास चार्ज होगा, उसके पास वेलोसिटी होगी, उसके पास और मैग्नेटिक फील्ड होगी। और इस पर जनरली वो डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछेगा। मैग्नीट्यूड पूछेगा तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इसकी वैल्यू निकाल लोगे। और डायरेक्शन पूछेगा तभी ये क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करके इसकी आप वैल्यू निकालोगे। डायरेक्शन को निकालने के लिए आपको क्यू का डायरेक्शन साइन देखना पड़ेगा। अगर क्यू पॉजिटिव है तो फोर्स का वही डायरेक्शन आएगा जो वी क्रॉस बी को होगा, अदरवाइज वी क्रॉस बी के अपोजिट डायरेक्शन पे जाएगा। सो मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। उस एग्जांपल के अकॉर्डिंग लेट्स से कि आपसे ऐसा बोलता है कि ये एक जोन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है बी और इस केस में फर्स्ट वाले पार्ट में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, सेकंड वाले पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड है। और आपको बोलता है कि आपके पास 3 पार्टिकल्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। इन सभी को आप किसी वेलोसिटी v से देकर के आगे बढ़ाते हो और ये बाउंड्री को क्रॉस करके आगे निकलने वाले हैं। इसके बाद आपको 3 डिफरेंट पाथ ऑब्जर्व होते हैं। एक पाथ ऐसा ऑब्जर्व होगा, एक पाथ इस तरह से ऑब्जर्व होगा एंड अनदर पाथ इज फाउंड लाइक दिस। सो आपसे पूछता है कि लेट्स से दिस पाथ इज 1, दिस पाथ इज 2, दिस पाथ इज 3। इसमें से वन पाथ किस पार्टिकल का है, सेकेंड पाथ किस पार्टिकल का है, थर्ड पाथ किस पार्टिकल का है। तो क्या आप बता सकते हो कि इसको यूज करके जो फॉर्मूला आपको आगे बताया गया उसके बेसिस पर which particle will be following the path 1 and which will be following the path 2 and which one will be following the path 3? मैं एक मिनट वेट करता हूँ, आप आंसर दे सकते हो। फोर्स जो पार्टिकल पे लगता है वो क्यू वी क्रॉस बी जैसा होता है और आपको v पता है डायरेक्शन वाइज, मैग्नेटिक फील्ड पता है डायरेक्शन वाइज, चार्ज पार्टिकल के बारे में नोन है। तो आप ये डिसाइड कर सकते हो कि 1 पाथ किसका होगा, 2 पाथ किसका होगा, थर्ड पाथ किसका होगा। एक आंसर आया है, फर्स्ट विल बी ऑफ प्रोटॉन, सेकंड विल बी ऑफ न्यूट्रॉन, थर्ड विल बी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, सो कैसे डिसाइड करते हैं आप समझिएगा तो आपको पता चलेगा भी। और लेट्स से कि अपने पास एक किसी को एक डिसाइड करते हैं, लेट्स से प्रोटॉन को डिसाइड करते हैं। ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन के पास इधर वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनसाइड है। तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, v क्रॉस b की डायरेक्शन पे। v क्रॉस b करेंगे, वेलोसिटी फर्स्ट वेक्टर ऑन द राइट साइड, मैग्नेटिक फील्ड डाउन साइड। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आप बोलोगे दोनों का परपेंडिकुलर आना चाहिए। इस पर जो फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा v क्रॉस b करने से। सो प्रोटॉन हैज टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो वो स्ट्रेट लाइन ना जाकर के एक पैराबोलिक पाथ या फिर कुछ कर्व पाथ फॉलो करेगा 1 की डायरेक्शन में।
सपोज कर लीजिए आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन को अगर आप वॉच कर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होता है, सिंस उसका चार्ज नेगेटिव होता है तो वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में v क्रॉस b डायरेक्शन अप साइड आएगा, फोर्स उसका नेगेटिव वर्जन होगा क्योंकि q से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको आप डाउन साइड लगाओगे तो फोर्स इस पे डाउन साइड लगेगा, इसलिए वो डाउन साइड वाला पाथ लेगा। न्यूट्रॉन के बारे में बात करेंगे, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, उसके पास चार्ज जीरो है तो फोर्स जीरो रहेगा, इसलिए वो स्ट्रेट चला जाएगा। तो अल्टीमेटली आप ये बोलोगे कि पहला जो है वो प्रोटॉन के लिए, दूसरा न्यूट्रॉन के लिए और तीसरा इलेक्ट्रॉन के लिए। एक सिंपल क्वेश्चन था और इस सिंपल फॉर्मूले को एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया गया। और ये एग्जाम्पल एक एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट होता है। वो एक फिगर बनाएगा और पार्टिकल्स देगा, एक पर्टिकुलर चार्ज देगा, आपसे पूछेगा कि किसका डेविएशन होगा, तो इस फॉर्मूले से आप बता सकते हो। नाउ इस फॉर्मूले को और मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले को दोनों को मिला करके लो रेंज फॉर्मूले के नाम से हम इसको बुलाते हैं। सो जो नेट फॉर्मूला होता है फोर्स का F, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं QE प्लस QV क्रॉस B। सो अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पर एग्जिस्ट करता है और दोनों पर पाया जाता है तो हम इस फोर्स को अप्लाई करते हैं, और इस फोर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी लगी है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा फोर्स लगता है वो आपको पता है, Q इंटू E से आता है, और मैग्नेटिक फील्ड में अभी आपने लर्न किया QV क्रॉस B से आता है। तो इस पर नेट फोर्स निकालने के लिए आपको दोनों का सम करना पड़ेगा, वेक्टर सम करना पड़ेगा। लेट्स अगर आपको मैं एक क्वेश्चन देता कि अपने पास एक प्रोटॉन है और प्रोटॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है v वेलोसिटी से, आगे चल करके एक बाउंड्री है हाइपोथेटिकल, उस बाउंड्री पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से लगी हुई है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, और आपसे बोला जाता है कि अगर इस प्रोटॉन को स्ट्रेट पाथ फॉलो करना है, अनडेविएटेड जाना है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होना चाहिए। फाइंड डायरेक्शन ऑफ electric field if proton moves on a straight line। तो आपको 4-5 ऑप्शन देगा, उसमें से एक आपको पता करना पड़ेगा। सो यू विल से कि अभी आपने देखा था कि इस पे QV क्रॉस B का फोर्स लगेगा, V इस डायरेक्शन में, B अपवर्ड है, V क्रॉस B की वजह से इस पे एक फोर्स नीचे की तरफ आएगा। जब ये इधर आएगा सो इट हैज टू एक्सपीरियंस अ फोर्स डाउनवर्ड, and that downward force will be E the charge, V the velocity, B the magnetic field। so, अगर इस वेलोसिटी से जा रहा है तो EVB का फोर्स नीचे लगेगा। EVB कैसे है, QV क्रॉस B लगा, V और B के बीच का एंगल 90 डिग्री था, तो क्रॉस प्रोडक्ट में sin 90 आया जिसकी वजह से 1 हो गया और चार्ज को E लिख दिया गया, E फॉर चार्ज। अगर इसको अनडेविएटेड होना है तो एक फोर्स ऊपर की तरफ आना बहुत जरूरी है, और अगर हमको फोर्स ऊपर चाहिए, चार्ज पॉजिटिव है, तो फील्ड को भी ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा। तो ये जो फोर्स आएगा उसको E इंटू E के बराबर होना चाहिए एंड इट मस्ट बी अपवर्ड डायरेक्शन। तो इसका मतलब है इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड को अपवर्ड डायरेक्शन में होना जरूरी है। और इसके साथ साथ आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आना चाहिए। तो अगर ये अनडेविएटेड जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट, सो दैट कि नेट फोर्स जीरो हो जाए। तो आप ये भी क्लेम कर सकते हो, आल्सो यू कैन क्लेम E must be equal to EVB in 90% case, तो E must be equal to V into B। So इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो VB के बराबर आना चाहिए एंड इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी अपवर्ड्स। जनरली वो आपसे डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा तो आप डायरेक्शन पता कर सकते हो अगर आप मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकाल पाते हो तो। आपने पूछा प्लीज एक्सप्लेन हाउ यू टुक द डायरेक्शन इन प्रीवियस प्रॉब्लम। प्रीवियस प्रॉब्लम का स्क्रीन में आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, और इस फोर्स के अकॉर्डिंग डायरेक्शन लिया। डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि आप इसको याद रख लीजिए, इफ Q इज पॉजिटिव देन F इज इन द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B।
तो एक क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर बनने वाला उसकी डायरेक्शन में फोर्स का डायरेक्शन आता है कब, जब चार्ज पॉजिटिव होता है। इफ चार्ज इज नेगेटिव देन मैग्नेटिक फोर्स इज opposite to the direction of v क्रॉस b। तो आइदर केस में यानी दोनों केसेस में आपको v क्रॉस b तो पहले निकालना है। एक बार आपने v क्रॉस b का डायरेक्शन निकालना है, फिर आपको ये देखना कि चार्ज कैसा है, वेदर से पॉजिटिव और इट इज नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो v क्रॉस b के डायरेक्शन में देना है, अगर नेगेटिव है तो v क्रॉस b के अपोजिट डायरेक्शन में देना है। तो एक बात तो क्लियर था कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, तो एक ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे जाएगा, और न्यूट्रॉन बीइंग न्यूट्रल स्ट्रेट लाइन पे चला जाएगा। यहाँ पर हम लोग राइट हैंड रूल लगाते हैं। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं तो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग उसकी डायरेक्शन पता करते हैं। और देयर इज आल्सो अ रूल, अगर आपने बुक्स पढ़ी होंगे अदरवाइज आपको पता चलेगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी है। तो आप उस सब चीजों पे बात विश्वास ना करें, वो बाद में मैं आपको बताऊंगा, तब कर सकते हो। एक ही रूल को फॉलो करोगे हमेशा वो वैलिड रहता है। तो ऑलवेज यूज राइट हैंड रूल द वे यू द क्रॉस प्रोडक्ट एंड इट विल गिव यू द आंसर। सो जब कभी क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, go with the rules of क्रॉस प्रोडक्ट। पहला पॉइंट, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है जिनका क्रॉस चल रहा है, और दूसरा पॉइंट राइट हैंड रूल को फॉलो करना होता है। वहां पे आपको राइट हैंड रूल को फॉलो करना होता है, लेफ्ट हैंड को नहीं, अदरवाइज दैट विल बी रॉन्ग। ये लॉरेंज फोर्स हो जा रहा है आपका नेक्स्ट वाला। नाउ इसके बाद एक और फॉर्मूला काफी पॉपुलर है, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। इफ B इज यूनिफॉर्म, तो अगर कभी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म दिया होता है और आपसे पूछा जाता है कि किसी करंट कैरिंग वायर पे कितना फोर्स लग रहा है, तो हम बता सकते हैं। चाहिए लिखा क्या है इसके बारे में बता देते हैं। दिस इज अ फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर। तो अगर किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे ना आप, तो आप पाओगे कि उस पर फोर्स लगता है, और वो फोर्स कैसा होता है, आई करंट क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, सो रूल हैज टू बी फॉलोड द वे। Connected. Okay, please confirm whether I'm audible. I think there's a net disturbance. You are audible, sir. Okay. So this is a force on a current carrying wire, और इस पे आपसे पूछ सकता है कि इस पर बेस की डायरेक्शन कैसा लगेगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, एल क्या इसका लेंथ है। सो लेंथ का वेक्टर यूज करते हैं हम लोग, और इसको हम एक दो एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देते हैं शॉर्ट में। फिर से अगर आपसे ये पूछता है कि let me draw this half complete one, and let's say this is a current carrying circular loop and it is placed in a uniform magnetic field B, and let's say its radius is r। तो आपसे पूछेगा कि if B is uniform, आपको चार ऑप्शन देता हूँ, आप ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। चारों ऑप्शन अपने आप में इंपॉर्टेंट होना। फर्स्ट में भी फोर्स ऑन लूप इज 0। सेकेंड इज वॉइस के साथ कुछ इशू जा रहा है? No, sir, everything is perfect. Okay. Sir, your wife was not available at between, so was this question? Okay, let me reshare and reshare से अगर कुछ होल सॉल्व होता है।
क्लियरली। क्वेश्चन है, एग्जांपल जो आप देख पा रहे हैं इस पे, एक करंट कैरिंग लूप है जिसपे आई करंट रन कर रहा है, द वेट हैज बीन शोन, और एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे इसको प्लेस किया गया है। आपसे पूछा जाता है कि चार ऑप्शन में कौन से ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। फर्स्ट बोलता है कि द फोर्स ऑन लूप इज 0, द लूप, सेकेंड इज द लूप मूव्स rightwards, next is loop does not move but rotate, ये मूव नहीं करता है, रोटेट करता है। और नेक्स्ट इज लूप मूव्स एज वेल एज रोटेट्स। तो बहुत सारे पॉइंट्स आपको पता भी नहीं है, तो इसके साथ साथ मैं कुछ पॉइंट भी बताते जाऊंगा। सो जो अभी आपने फोर्स का फॉर्मूला लिखा आई एल क्रॉस बी, तो आइडिया कैसे आएगा कि ये करंट कैरिंग लूप है और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो इस लूप का जो लेंथ होगा उस लेंथ को हमको यूज करना है, और करंट को यूज करना, मैग्नेटिक फील्ड को यूज करना, चेक करने के लिए क्या फोर्स लगने वाला है। तो आप देखोगे कि अगर हम फोर्स कैलकुलेट करना चाहें तो एक डीएल लेते हैं, ये समझाने के लिए। डीएल किस डायरेक्शन में लेते हैं, बायो सावर्ट में आपने देखा था करंट के डायरेक्शन में लेते हैं और लेंथ के हिसाब से लेते हैं, और इसको वेक्टर जैसे ट्रीट करेंगे सो दैट कि आप इसको यूज कर सकें। डी अच्छा, आप ऑप्शंस बता रहे हो, चलेगा। तो अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। फोर्स कैलकुलेट कीजिए, फोर्स कितना आएगा, फोर्स आता है आई इंटू डी एल क्रॉस बी। आइडियली इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन डी एल क्रॉस बी, लेकिन अगर टोटल लेंथ आप कैलकुलेट करोगे तो लेंथ वेक्टर कितना हो जाएगा, लेंथ वेक्टर यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक पूरा आपको वापस आने का। जब आप लेंथ वेक्टर को ऐड करोगे सर्कुलर फॉर्म में तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी एज अ वेक्टर। सो फोर्स आएगा आई एल क्रॉस बी, जिसमें एल की वैल्यू 0 होगी एज अ वेक्टर, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो आप पाओगे कि इसमें जो नेट फोर्स आएगा वो 0 आ जाएगा। सो नेट फोर्स 0 से कौन कौन से ऑप्शन के आंसर दे सकते हैं, क्या हम ए पर कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर पाएंगे। इसने बोला फोर्स ऑन द लूप इज 0, यू से यस दैट इज करेक्ट। फिर दूसरा कहता है लूप मूव्स राइटवर्ड्स, सिंस फोर्स 0 है इसलिए मूव करने का कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, तो ये मूव नहीं करेगा, तो हम बी को रिजेक्ट कर देंगे इस आइडिया के अकॉर्डिंग। सी के बारे में क्या ख्याल है, लूप डज, यहाँ पे डज नॉट लिखा होगा, फिर थर्ड का मैं करेक्ट कर देता हूँ, लूप डज नॉट मूव बट रोटेट्स, ये ऑप्शन मैंने दिया था। सो डज नॉट मूव वाला तो सही जा रहा है, रोटेट वाला भी चेक करना पड़ेगा। और डी कहता है लूप मूव्स, जैसे आपको पता चला लूप मूव्स वाला ऑप्शन आ रहा है इसलिए इसको कैंसिल कर दोगे, तो आपका आंसर ए क्लियर हो जा रहा है, और डी क्लियर नहीं है, क्लियरली नहीं है, बी ऑप्शन क्लियरली नहीं है, सी के बारे में भी डिसाइड करना बाकी है। तो यहाँ से एक पॉइंट मिला जो पॉइंट आपके लिए काम का है, पहले तो उसको नोट कर लीजिए। जब कभी कोई क्लोज्ड लूप होगा तो क्लोज्ड लूप के लिए उसका लेंथ का वेक्टर 0 होता है, क्योंकि लेंथ वेक्टर स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है फाइनल तक जाता है, तो इनिशियल फाइनल सेम पॉइंट हो जाएंगे, इसलिए वो 0 होगा। तो ये एक रिजल्ट बनता है, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल सकता है मोस्ट लाइकली, क्योंकि काफी पॉपुलर है। इट सेज, इसको ऐसा बोल सकते हैं कि नेट फोर्स ऑन अ क्लोज्ड current carrying loop is 0, is always 0, or is 0 in a uniform magnetic field। तो कभी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड हो, और अगर उसका मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और उसका वो क्लोज्ड फॉर्म में है, तो उस पर नेट फोर्स कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। टॉर्क के बारे में क्या होता है, तो टॉर्क का भी फॉर्मूला बता देता हूँ मैं, यहाँ पर इसके साइड में लिख देता। रोटेशन जब आएगा तो उसके लिए टॉर्क चाहिए, टॉर्क की जो वैल्यू होती है दैट इज रिटन एज म्यू क्रॉस बी।
आप इसको लिख लीजिए, चांसेस कम ही है पूछने के, बट स्टिल अगर आएगा तो फॉर्मूला तो आप लिख सकते हैं। फिर म्यू क्या होता है? म्यू इज रिटन एज आई इंटू ए। म्यू को हम मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं, सो म्यू इज नोन एज मैग्नेटिक मोमेंट। सो पॉइंट इज कि अगर क्लोज लूप आपके पास है तो उसके पास एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है, और अगर मैग्नेटिक मोमेंट होगा तो बी के साथ क्रॉस करा जाता है। क्रॉस करने का अगर वैल्यू जीरो नहीं है तो फिर आप पाओगे कि वो रोटेट करेगा। टॉर्क अगर जीरो नहीं है, अगर टॉर्क जीरो है तो फिर रोटेट नहीं करेगा। सो ये दो पॉइंट अगर आपने लिख लिए टॉर्क और म्यू के बारे में, तो मैं म्यू के बारे में थोड़ा सा और आइडिया दे देता हूँ, आपको फ्यूचर में भी काम आएगा, और फिर आप इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर भी दे पाएंगे। सो म्यू इज नोन एज मैग्नेटिक मोमेंट, इसको हम लिखते हैं आई इंटू ए, एंड इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? इन केस यू वांट टू राइट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड विल बी रिटन एज मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल, कई बार लोग इसको कैपिटल एम से भी लिखते हैं, चलता है। सो दिस इज गोइंग टू बी आई इंटू ए। व्हाट अबाउट डायरेक्शन? ये डायरेक्शन काफी इंपॉर्टेंट होती है। डायरेक्शन म्यू के वही डायरेक्शन होता है जो ए का डायरेक्शन है, ए फॉर एरिया। यहाँ पर जो ए लिखा गया है दैट इज एरिया ऑफ लूप, आई इज द करंट। नो, अभी तक आपने पढ़ा था कि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो कई बार उसको एज ए वेक्टर क्वांटिटी भी डील करते हैं, उसको एक डायरेक्शन देते हैं। किसी भी एरिया का डायरेक्शन क्या होता है? किसी भी एरिया का डायरेक्शन होता है उसका प्लेन का परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और करंट के साथ राइट हैंड का रूल फॉलो कर रहा होगा। तो करंट के साथ राइट हैंड का रूल फॉलो करेगा, एरिया के परपेंडिकुलर होगा। दैट मींस परपेंडिकुलर टू एरिया एंड राइट हैंड रूल को फॉलो करते हैं, उसको यूज करके बता देते हैं। अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो मैं पिछली स्लाइड पे ले जाता और क्या बता सकता। और ये एरिया हम तभी होंगे जब लूप होगी। लूप का मतलब होता है क्लोज लूप, तो क्लोज लूप के लिए जरूरत है। प्रीवियस स्लाइड में आपको एक क्लोज लूप नजर आ रही होगी और उस पर करंट की डायरेक्शन है। अगर कोई आपसे पूछता है इसके मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, तो क्या आप बता सकते हो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? म्यू की डायरेक्शन। इसके लिए क्या करना है, जो आपको लूप नजर आ रहा है उसके परपेंडिकुलर जाना है, और उसके सरफेस के परपेंडिकुलर या उसके प्लेन के परपेंडिकुलर दो डायरेक्शंस होती हैं, उनमें से कौन सा होगा उसके लिए राइट हैंड रूल अप्लाई कर देना है। राइट हैंड रूल कैसे अप्लाई करोगे? राइट हैंड की फिंगर्स को डीएल की डायरेक्शन में कर्ल करो, थंब जिस डायरेक्शन में जाएगा वो उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। इट्स जस्ट लाइक कि हम लोग बोलते थे कि जो क्लॉकवाइज होता है टॉर्क के केस में, क्लॉकवाइज अगर हमको नजर आता है तो इनटू होता है, और काउंटर क्लॉकवाइज नजर आता है तो आउटवर्ड्स होता है। तो इस अगर फिगर को अगर आप ध्यान से वॉच करोगे तो आपका आंसर म्यू के लिए या तो आउटवर्ड आएगा या फिर इनवर्ड आएगा। और लेकिन करंट की डायरेक्शन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि करंट इज इन द क्लॉकवाइज सेंस, तो इट हैज टू गो इनसाइड। तो जो म्यू की डायरेक्शन है वो इनटू आ रहा है, so mu is going into the plane, p is also into the plane। फिर टॉर्क कैसे कैलकुलेट करते हो? टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए म्यू क्रॉस बी चाहिए होता है। क्या आप म्यू और बी का क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू बता सकते हैं? तो क्या आप बता सकते हैं कि इस केस में टॉर्क जो कि म्यू क्रॉस बी है, जब आपको म्यू भी मिल गया और बी भी मिल गया डायरेक्शन वाइज, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आने वाली है? तो आप बोलोगे कि बोथ आर पैरेलल, सिंस दोनों वेक्टर पैरेलल हो गए म्यू और बी, पैरेलल केस में उनके बीच का एंगल जीरो हो जाता है तो उसका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा। सो टॉर्क हम कैसे डिसाइड करते हैं, इसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने का कोशिश किया। फोर्स कैसे डिसाइड करते हैं उसको एक्सप्लेन करने का कोशिश किया, और अगर आपको समझता है बहुत अच्छी बात है, और अदरवाइज इसको एक बार फिर से वॉच करने का। और ये जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा है, क्लोज लूप के लिए मैग्नेटिक फोर्स जीरो होता है और टॉर्क की वैल्यू म्यू क्रॉस बी से निकालते हैं। म्यू एक स्टोरी है जिसको हम आई इंटू ए से इंडिकेट करते हैं, नेक्स्ट पेज पे मैंने दिखाया। और आई ए की जो म्यू का डायरेक्शन है वो ए के डायरेक्शन में आता है, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर होता है, और फिर राइट हैंड रूल को फॉलो कर रहा होता है। तो डायरेक्शन में एक बार रिपीट कर रहा हूँ,
एरिया के परपेंडिकुलर जाना है, फिर आपको देखना है कि करंट कैसे चल रहा है। तो जैसे मैं दो पिक्चर यहाँ पे बना देता और इस पे करंट लेट से मैंने इस डायरेक्शन में दिखाया, तो अगर हमको म्यू निकालना है तो म्यू की जो डायरेक्शन आएगी वो इस एरिया के परपेंडिकुलर आएगा। एरिया स्क्रीन के पैरेलल हो गया तो स्क्रीन के परपेंडिकुलर जाना है, तो आउटवर्ड आएगा या फिर इनवर्ड आएगा। फिर हम करंट को देखेंगे, करंट कैसा चल रहा है, इट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो जब कभी एंटी क्लॉकवाइज चलता है तो हम राइट हैंड की फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज कर्ल करते हैं, थंब हमारी तरफ आता है, बाहर की तरफ आता है। या फिर हम इसको ऐसे भी याद रख लेते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज मींस आउटवर्ड, तो ये आउटवर्ड हो जाता है। और अगर इसमें ऐसा करंट जाएगा तो म्यू की वैल्यू कैसी हो जाएगी, इनवर्ड्स हो जाएगी। फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये किस तरह से टॉर्क को क्रिएट करने वाला है। अंडरस्टूड? सो ये एक पॉइंट है जिसको आप याद रख सकते हैं। फिर इसी से रिलेटेड आता है बार मैग्नेट। कई बार वो आपसे जनरली वो आपसे बार मैग्नेट के बारे में पूछता है, तो मैं बार मैग्नेट के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देता। जितना भी मैग्नेटिक फील्ड आप देखते हो ना, उसका मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स यानी कॉज करंट होता है। और बार मैग्नेट में आप जानते हो कि इस तरह से एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, और ये भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। आगे चल करके आप पढ़ेंगे कि इसके अंदर भी करंट्स चल रही होती हैं, उन्हीं करंट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो अगर कोई बॉडी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, दैट मीन्स कि वहां पर करंट्स जरूर चल रहे होंगे। I is in direction of current. करंट की डायरेक्शन से हम ये पता करते हैं कि वो प्लेन के किस साइड आएगा, आउटसाइड आएगा या इनसाइड आएगा। और एल की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा करंट की डायरेक्शन होती है। यस, अगर आप एल पूछ रहे हो तो सही है। एल इज यस, एल वी टेक इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्यों? बार मैग्नेट आपने पढ़ा होगा 10th में डेफिनेटली, और उस पे आपने उसकी डायरेक्शंस पढ़ी होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिनको हम बोलते हैं। तो मोस्टली क्वेश्चन उन्हीं पे बेस रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब आप ड्रॉ करते हो तो नॉर्थ पोल से बाहर जा रहे होते हैं, साउथ पोल के लिए अंदर आ रहे होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड्स हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्लोज्ड होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करके हम उसकी डायरेक्शन बता सकते हैं। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो ये जो डायरेक्शन है इसको आपको याद रखना है और आपको पता भी होगा। और इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो एक दो एग्जांपल में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। कुछ इस तरह से आप आपने पढ़ा होगा। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से होती है, इनसाइड भी रन करते हैं, इनसाइड दे रन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड आउटसाइड दे रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो सिंपल क्वेश्चन तो यही पूछ सकता है कि बार मैग्नेट के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड किस पोल से किस पोल की तरफ जाते हैं। सो साउथ से नॉर्थ जाते हैं। आउटसाइड किधर जाते हैं, नॉर्थ से साउथ जाते हैं। तो दोनों आउटसाइड और इनसाइड दोनों की अलग अलग स्टोरीज है, और ये हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। तो जो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया वो कहीं ना कहीं जाकर के इससे मिल रहा होगा। सो दे आर ऑलवेज कंटिन्यूअस क्लोज कर्व। तो वो सारी पॉइंट्स आप याद रख सकते हो। सपोज कर लीजिए किसी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाता है, लेट से ये पॉइंट पी मैंने चूज किया जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, पी पॉइंट। तो अपने को क्या करना है, पी पॉइंट पर सिंपली एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना है और उस टेंजेंट की डायरेक्शन एरो की डायरेक्शन में लगा देनी है, जो एरोज आपके बने होते हैं। तो ये जो डायरेक्शन होगी उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को बता देगी। सो मैग्नेटिक फील्ड अगर पता होता है तो उससे बहुत बड़ा फायदा होता है कि हम किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हैं जस्ट बाय लुकिंग एट द टेंजेंट एट दैट। तो एक तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। दूसरा, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी, उनकी डेंसिटी ज्यादा होगी, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा होता है। सो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो वहां पे ज्यादा होगा जहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी ज्यादा होगी। कई बार आपसे ऐसा पूछ सकता है कि लेट से कुछ ऐसा एक अरेंजमेंट दिया गया, पार्ट ऑफ द फील्ड लाइंस दिखाया जा रहा है, एक एग्जाम्पल के तौर पर है। और ये जब भी फील्ड लाइंस का केस आएगा, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो या मैग्नेटिक हो, सब में ट्रू हो जाएगा। लेट्स से कि यहाँ पर एक पॉइंट 1 लिया गया और यहाँ पर एक पॉइंट 2 है।
और आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड B1 है और सेकंड पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड B2 है। अगर इस तरह के इनके बीच की मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या इनको हम कंपेयर कर सकते हैं? क्या हम बता सकते हैं कि इनके बीच में जो सिंबल आना चाहिए, ए ऑप्शन ग्रेटर देन, बी ऑप्शन लेस देन, सी ऑप्शन इक्वल टू, डी ऑप्शन B1 greater than B2. Hello, I was got disconnected. So मैं फिर से शेयर कर दे रहा हूँ, 1 मिनट वेट कीजिए और अपने वो क्वेश्चन नोट कर। ओके, थैंक यू फॉर दैट। माइक ऑफ हो गया था। सो ये भी डिस्कनेक्ट हो गया था मैं नेट फ्लक्चुएशन की वजह से। तो इसका आपने आंसर दिया है और अगर आपने 1.1 ए ऑप्शन आंसर किया है तो करेक्ट जाता है, क्योंकि 1 पॉइंट के पास ज्यादा डेंसिटी है, सेकंड के पास कम फील्ड लाइंस है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि कहाँ पे फील्ड लाइंस ज्यादा होती है। चलेगा। सो पॉइंट इज की फील्ड लाइंस को देख करके हम बता सकते हैं। ये तो आपको आता होगा। इससे थोड़ा सा अगर वो आगे जाएगा तो क्या पूछ सकता है। सो इसको मैं रिलेट करके बताता हूँ। सपोज कर लीजिए कि अपने पास इस तरह का एक उसने लूप दिया हुआ है। दिस इज अ लूप, लेट्स से करंट कैरिंग लूप, और इस करंट कैरिंग लूप को इधर करंट शो किया गया। तो अगर मैं इस तरह से करंट को शो करता हूँ तो पिक्चर कुछ इस तरह से है। अब आप इसको विजुलाइज कर पाओगे 3 डायमेंशनल में कि जो लूप रखा गया है, रिंग, and that ring is perpendicular to the plane of screen। एक स्क्रीन का प्लेन है, स्क्रीन के प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसलिए 3 डायमेंशनल में। और अगर और भी क्लियर कट दिखाना चाहे तो कुछ ऐसा बना सकते हैं कि यहाँ पर एक एक्सेस ड्रॉ कर सकते हैं, तो आपको विजुलाइज करने में आसानी हो जाएगी। और वो जो कट करके पोर्शन बनाया गया वो बैक साइड वाला पोर्शन है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक बार मैग्नेट से। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू अ बार मैग्नेट। तो आप इस लूप को लिखो या फिर ये बार मैग्नेट को लिखो, दोनों एक ही स्टोरीज है। और कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? अगेन राइट हैंड रूल को फॉलो करना होगा आपको। और राइट हैंड रूल में जो म्यू की डायरेक्शन है वो म्यू की डायरेक्शन पकड़नी होगी। म्यू की डायरेक्शन उन्होंने भी डिसाइड की थी
डाइपोल मोमेंट की कि उसके स्क्रीन के उसके जो लूप एरिया होता है उसके परपेंडिकुलर जाना है। तो लूप एरिया के परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन है ये, लेट्स कॉल इट एज अ 1, दूसरा डायरेक्शन है ये, लेट्स कॉल इट एज अ 2। तो इन 1 और 2 में फिर फर्दर कैसे डिसाइड करते हैं? फर्दर डिसाइड करने के लिए आप राइट हैंड रूल यूज करते हो कि एक तरफ से देखते हो, जिस तरफ से आपको क्लॉकवाइज नजर आता है तो उसके अंदर की तरफ जा रहा होता है, एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा होता है तो आपकी तरफ आ रहा होता है। तो सपोज के लिए 1 और 2 डायरेक्शन हो म्यू की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर एरिया वेक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो क्या आप बता सकते हो कि 1 और 2 में कौन सा एरिया वेक्टर या म्यू को इंडिकेट कर रहा होगा, जिससे मुझे क्लियर होगा कि कितना आपको ये समझा है? Excuse me, sir. Sir, actually, you are muted. So you are not audible. क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले अनम्यूट किया था। Hold on, let me change the settings. Anyway. Yes, sir. Someone is doing like that. Yeah, that's really bad. Anyway, मैं इसको अभी चेंज कर देता हूँ और मैं इसको एक्सप्लेन क्यों कर रहा था, यू फोकस ऑन दिस। अगर आपने ऑब्जर्वर को दूसरी तरफ लिया होता, लेट्स से सेकंड डायरेक्शन में, तब भी आपको वही आंसर मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस केस में आप पाओगे कि आपको ये अलग नजर आएगा। दैट मीन्स इस सिचुएशन में आप पाओगे कि आपको जो करंट है दैट विल बी अपियरिंग इन एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज में टूवर्ड्स यू आता है। सो नो मैटर फ्रॉम वेयर यू वॉच, no matter from where you watch, direction is going to be 2. So point is कि हम पहले डायरेक्शन पता करते हैं और इसका जो डायरेक्शन आता है वो 2 की डायरेक्शन में आ रहा है, यानी इस तरफ जाएगा, तो इसका जो म्यू आएगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा। सो ये म्यू का डायरेक्शन हो गया। बार मैग्नेट से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए इतना टाइम दे रहे हैं और इसके बाद फिर हम लोग हीट एंड थर्मो वाले पार्ट में आएंगे। सो आपको इसको बार मैग्नेट से तो रिप्लेस करना है, लेकिन बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, तो किसको नॉर्थ बोलेंगे किसको साउथ बोलेंगे? तो जिस डायरेक्शन में ये म्यू आता है तो हम इस तरह से बनाते हैं कि एरो की डायरेक्शन में नॉर्थ होता है और दूसरी डायरेक्शन में साउथ होता है। तो पॉइंट इज कि इसके पास भी म्यू होता है, तो ये दोनों म्यू आपस में बराबर होते हैं। कई बार इस म्यू को एम भी लिखते हैं, कैपिटल एम, बार मैग्नेट के लिए। सो एक रिंग को या फिर क्लोज्ड करंट कैरिंग वायर को आप हमेशा बार मैग्नेट से रिप्लेस कर सकते हो। ना इसका बेनिफिट क्या होता है? आप ये जानते हो कि अगर बार मैग्नेट के साउथ साउथ एक दूसरे को फेस करते हैं या फिर नॉर्थ साउथ एक दूसरे को फेस करते हैं तो फिर वो अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, ये आइडिया आपको रहा होगा। तो पहले तो मैं उसी पर बेस एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे प्लेस पूछता, लेट से कि ये सिचुएशन दी गई है और ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इस एग्जांपल में ये दोनों बार मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले हैं या फिर रिपेल करने वाले हैं? सिंपलेस्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर 10th पैटर्न। Will they attract each other or will they repel each other, or there will be no action? ओके, तो आप पाओगे कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि नॉर्थ और साउथ जो क्लोज बाय उसको आप वॉच कर रहे होते हो और उसके बेसिस पर आप बोलोगे कि अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर सेम पोल्स होंगे तो रिपेल करेंगे पास में, और अगर पास में अपोजिट पोल्स हैं तो अट्रैक्ट करते हैं। यही आपके पास रूल है। अब इसको वो कैसे आपसे पूछ सकता है? इस तरह से पूछ सकता है, लेट्स से कि आपके पास दो करंट कैरिंग लूप्स हैं और मे बी लाइक कि एक करंट कैरिंग लूप है और एक बार मैग्नेट है। अगला क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ।
और ये जो करंट कैरिंग लूप कुछ इस तरह से दिखाई जा रही है और इस पर करंट इस तरह से रन कर रहा है ये, और ये लेट से नॉर्थ है, ये साउथ है, और आपसे बोलेगा कि इसको हमने फिक्स कर रखा है और ये फ्री है, फ्री फॉल कर रहा है, फॉल कर रहा है, तो इसका जो डाउन साइड एक्सेलरेशन होगा लेट से वो ए, थोड़ा सा बेटर कर दिया मैंने क्वेश्चन। और आपसे पूछेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। पहला बोलेगा ए इज ग्रेटर देन जी, दिस इज ए इज लेस देन जी, ए इज गोइंग टू बी इक्वल टू जी, और एनी ऑफ देम। कैन यू आंसर दिस? एक आंसर बी बताया जा रहा है, सेकंड बताया जा रहा है, एग्री किया जा रहा है सेकंड। ओके, सी भी बताया जा रहा है इक्वल टू जी। तो कैसे हमको डिसीजन लेना होगा कि कौन सा इक्वल होगा, कौन सा अपोजिट, आई मीन लाइक इक्वल होगा या बड़ा होगा या व्हाटएवर। सो आइडिया इस तरह से आएगा कि सपोज कर लीजिए नीचे वाला रिंग नहीं रहा होता, तो फिर ये फ्री फॉल कर रहा होता, तो ग्रेविटी की वजह से आ रहा होता, तो आप इसका एफबीडी बनाएंगे, एक mg का फोर्स लग रहा होगा, केवल mg उसको g से नीचे लेके आएगा। फिर आप देखोगे कि ये रिंग क्या करने वाला है, तो वो आपसे बेसिकली ये जानना चाह रहा है रिंग इस बार मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, क्या करने वाला है। तो हम क्या करेंगे कि इस रिंग को बार मैग्नेट से रिप्लेस कर देंगे, और रिप्लेस करना भी हम लोगों ने लर्न कर लिया है, उसका म्यू का डायरेक्शन निकालते हैं, उसी डायरेक्शन में नॉर्थ बना देते हैं, तो इसका जो म्यू का डायरेक्शन आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा, और अपसाइड की तरफ आने का मतलब है ये भी एक बार मैग्नेट का काम कर रहा होगा, इस तरह का एक बार मैग्नेट बनेगा जिसका ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया तो आप ये जरूर बता सकते हो कि जो रिंग है वो एक बार मैग्नेट है, वो फिक्स्ड बार मैग्नेट है, एक दूसरा मैग्नेट उसके ऊपर से आ रहा है, उन दोनों में क्या चल रहा होगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन। तो नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, सिंस नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, वो रिपेल करेंगे, तो इसमें एक रिपल्सिव फोर्स भी लगेगा, तो एक फोर्स ऊपर लगने लगेगा। जैसे एक फोर्स अपसाइड लगेगा तो वो ग्रेविटी को कम कर देगा, इसका मतलब इसका जो एक्सेलरेशन है, दिस एक्सेलरेशन शुड बी लेस देन ग्रेविटी, तो ये आप कंक्लूड कर दोगे। और ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा, जो ऑप्शन होगा उसको आप मार्क कर लोगे, ऑप्शन नंबर बी, वो मार्क किया जा सकता है। मेक सेंस? तो इस तरह से आप इसका आंसर कर सकते हो रिंग को बार मैग्नेट से कंपैरिजन करके। सो जनरली इस पर बेस आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस, बार मैग्नेट का एक बार मैग्नेट दूसरे बार मैग्नेट से कैसे रिएक्ट करता है, और अगर करंट कैरिंग वायर है तो फोर्स कितना लगता है। एक लास्ट एग्जांपल और करा देता हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा जो ख्याल में आया। लेट्स से कि अपने पास एक करंट कैरिंग वायर ये है, एक दूसरा करंट कैरिंग वायर ये है, ऐसे आपने कई सारे क्वेश्चन किए भी होंगे, और इस पे करंट I1 जा रहा है, इस पे करंट I2 जा रहा है। What is going to happen? Will they attract each other or repel each other? तो आपसे पूछेगा कि इनके बीच में किस तरह का फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। बेसिक पॉइंट है, माइट बी कि आपने पहले पढ़ रखा हो, और अगर नहीं पढ़ा तो हम लोग अभी बात कर लेंगे। Any guess or answer? Two parallel current carrying wire, will they attract each other or will they repel each other, or will there be no interaction at all? सो रिपेल जैसा ऑप्शन आ रहा है, तो मैं आपको समझाते हुए बताता हूँ, डायरेक्टली बताने से बेटर होगा। आप किसी एक पर एक छोटा सा डीएल बनाओ, तो ये डीएल हो गया, डीएल की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होती है, दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अच्छा, ये जो करंट कैरिंग वायर है फर्स्ट, वो सेकंड की मैग्नेटिक फील्ड पर होगा, सेकंड वायर की वजह से फर्स्ट के पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा और किधर आएगा, तो आप देखोगे इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो B2 जो होगा यहाँ पर आउटवर्ड आएगा। सो सेकेंड वायर की वजह से फर्स्ट एलिमेंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आउटवर्ड आएगी। फिर अपने पास एक फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू IDL क्रॉस B, तो हम इसको लिखेंगे, इसको हम सिंपली इस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं कि डायरेक्शन पता करने के लिए। करंट कौन सा यूज करेंगे, I1, DL ऑफ I1, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ I2, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है और DL इस डायरेक्शन में, तो क्या इसका फोर्स की डायरेक्शन बता सकते हैं,
तो उसके लिए करना होता है dl क्रॉस b। जब आप dl क्रॉस b करोगे तो फोर्स इधर आएगा। पॉइंट इज कि अगर दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट जाता है तो फोर्स अट्रैक्टिव आता है, और अगर सेकंड पर निकालोगे तो इधर आएगा, इक्वल एंड अपोजिट एज पर थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। तो आप बोलोगे दे विल बी अट्रैक्टिंग ईच अदर। एक्सप्लेनेशन भी मैंने दिया, अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है। किसी भी एक वायर पर दूसरे की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ेंगे, फिर आई डी एल क्रॉस बी लगाएंगे, फिर वहां से क्रॉस प्रोडक्ट से फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे। अदरवाइज एज अ रूल याद रख सकते हो, सेम डायरेक्शन करंट, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ सेम डायरेक्शन करंट अट्रैक्ट, अपोजिट डायरेक्शन करंट रिपेल। इस शॉर्ट फॉर्म में तो आप याद रख सकते हो, कोई इशू नहीं बनेगा। तो ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट था जिस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक्सप्लेनेशन समझाए तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद मैग्नेटिज्म में जनरली आपसे इन्हीं पॉइंट्स पे बात करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड को यूज कर सकता है, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछता है, कुछ कैलकुलेशन भी करा सकता है। क्या आपको ये पता है कि अगर एक बार मैग्नेट को हम ब्रेक करते हैं, बार मैग्नेट हमेशा एक डाइपोल होता है, इसीलिए उसको मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं। लेट्स से बार मैग्नेट है, बहुत छोटा सा पॉइंट है, आप जानते होंगे, फिर भी मैं आपको एक बार याद दिला देता। अगर इसको बीच से ब्रेक कर दिया जाए, दो पार्ट्स में इसको ब्रेक कर दिया जाए, तो क्या आप ये बता सकते हो कि नॉर्थ पोल साउथ पोल अलग हो जाएंगे, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि क्या इनके जो पोल्स हैं उनको अलग अलग किया जा सकता है? Can we separate the poles, north pole and south pole, to a large distance by breaking it? हाँ, तो आप पाओगे कि उनको ब्रेक नहीं कर सकते, न्यू पोल्स क्रिएट हो जाएंगे। तो एग्जैक्टली, तो पॉइंट इज कि हम ये कहना चाह रहे हैं मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोल does not exist in magnetism. So magnetism में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हमेशा डाइपोल होता है। जैसे आप इसको ब्रेक करेंगे तो वो दो अलग अलग डाइपोल में बन जाएगा, यहाँ पर साउथ निकल के आएगा और यहाँ पर नॉर्थ निकल के आएगा। तो इस तरह से आप पाओगे कि वो दो बार मैग्नेट हो सकता है। और कितने भी फ्रैगमेंट्स करोगे, हर फ्रैगमेंट में दो पोल्स जरूर होंगे। ओके, सो ये मोर देन सफिशिएंट पोर्शन है आपके लिए। इसके बाद में हम लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वाला पोर्शन देख सकते हैं, हीट। तो अभी हम लोग हीट के बारे में बात करेंगे। हीट में जो मैंने स्पेसिफिकली लिखा था कैलोरीमेट्री, एंड थर्मल एक्सपेंशन, तो इसका बेसिक आइडिया दे देता, और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी इससे बनते हैं। आपने लिखा आई डिडंट गेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ सेकेंड वायर। अगर आप फर्स्ट वायर की डायरेक्शन समझ गए, इस पिक्चर की आप बात कर रहे होगे, तो सेकेंड की आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो बॉडीज हैं, दो वायर्स हैं, एक जिस पर जैसा फोर्स लगाता है, सेकेंड पर इक्वल एंड अपोजिट लगता है। न्यूटन का थर्ड लॉ हमेशा वैलिड होता है। सो देयर मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन दोस। तो इसलिए मैंने सेकेंड का डायरेक्टली लिखा है। लिखने के लिए आप कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आप उसको अंडरस्टैंडिंग पॉइंट से समझना चाहते हैं, फॉर दैट सेक यू टेक द करंट डायरेक्शन हियर, दैट इज गोइंग टू बी dl, and find the magnetic field of one का magnetic field B1 अंदर की तरफ जाएगा, dl क्रॉस b कीजिए, dl क्रॉस b करेंगे तो आपको राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग इस डायरेक्शन में फोर्स आ जाएगा। फॉर्मूला लगा करके भी हम वो निकाल सकते हैं, तो फॉर्मूला से भी वही आएगा और डायरेक्शन से और डायरेक्टली भी वही आएगा न्यूटन्स थर्ड लॉ से। जब हम सेकेंड वायर पर डीएल ले रहे होंगे तो फर्स्ट का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, फर्स्ट का मैग्नेटिक फील्ड इनटू जाएगा। ओके, अगर क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैलोरीमेट्री और थर्मल एक्सपेंशन के बारे में बात कर रहे थे, तो ये हीट से रिलेटेड है। हीट क्या होता है, तो आपसे पूछ सकता है व्हाट इज अ हीट, so you say कि this is thermal energy. Heat is thermal energy. Thermal energy is basically energy due to temperature difference.
तो thermal energy that is in transition. So अगर एनर्जी जो कि काइनेटिक नहीं है, पोटेंशियल नहीं है, जो कि मोशन की वजह से नहीं है, जो कि टेम्परेचर की वजह से है, सो अगर कोई भी एनर्जी टेम्परेचर की वजह से होती है उसको थर्मल बोलते हैं, और अगर वो एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चल रही होती है तो उनको हीट बोलते हैं. जैसे अपने पास ये बॉडी है और ये दूसरा बॉडी है. सो लेट्स से ए बॉडी है, ये बी बॉडी है. इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है. लेट्स से अगर T1 ग्रेटर देन T2 है तो हम बोलेंगे कि फर्स्ट बॉडी हॉट है और सेकेंड बॉडी कोल्ड है. तो जब हम हॉट, कोल्ड या वार्म और कूल की बात करते हैं तो ये रिलेटिव होता है. तो एब्सोल्युटली के टर्म में जाओगे तो कोई भी कोल्ड नहीं है, कोई भी हॉट नहीं है, एक दूसरे के रिलेटिवली हम लोग बात करते हैं. जो हायर टेम्परेचर बॉडी होती है वो हीट को रिलीज करती है, और जो लोअर टेम्परेचर बॉडी होती है वो हीट को एब्जॉर्ब करती है. हीट को हम लोग क्यू से लिखते हैं जनरली. ये बेसिक इंफॉर्मेशन है. और किसी भी बॉडी से अगर हीट निकल रहा है इसका मतलब उसका टेम्परेचर डाउन हो रहा है. किसी बॉडी को हीट जा रहा है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है. तो हम बोलेंगे कि अगर टेम्परेचर 1 का ज्यादा है 2 से, तो नेचर क्या चाहेगा कि दोनों के टेम्परेचर बैलेंस हो जाए. तो इसलिए 1 से हीट सेकेंड पर जाता है, और 1 का टेम्परेचर डाउन होगा, 2 का बढ़ेगा. जब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा तो हीट का ट्रांजिशन बंद हो जाएगा. सो जो एनर्जी है ट्रांजिशन में उसको हम हीट के नाम से जानते हैं. अच्छा, इसके बाद एक थर्मल इक्विलिब्रियम एक वर्ड होता है. सो व्हाट इज द थर्मल इक्विलिब्रियम, यहाँ पे यूज कर लेते हैं. थर्मल इक्विलिब्रियम, जैसे आपने मैकेनिकल इक्विलिब्रियम देखा उसी तरह से थर्मल इक्विलिब्रियम आता है. इन केस ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन इज की हीट ट्रांजिशन बंद हो जाए. दैट मीन्स फर्स्ट सेकंड को नट सेल में कोई हीट नहीं देगा, सेकंड फर्स्ट को नट सेल में कोई हीट नहीं देगा. और ऐसा तभी हो पाएगा जब दोनों के टेम्परेचर्स बराबर हो जाएं. So, जब बॉडी के टेम्परेचर्स बराबर हो जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं दैट इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम. और जब तक टेम्परेचर इक्वल नहीं होंगे तब तक हीट का एक्सचेंज होता रहता है. बहुत सिंपल सा पॉइंट है बट स्टिल इम्पोर्टेंट है. फिर किसी भी बॉडी को अगर आपने हीट दिया, लेट्स से बॉडी है, इसको आपने डेल्टा क्यू अमाउंट हीट दिया, तो इसके टेम्परेचर में डेल्टा टी का ग्रोथ हो जाता है. ये जो टेम्परेचर का रिलेशन है हीट के साथ वो मास पर डिपेंड करता है. और एक छोटा सा पॉपुलर फॉर्मूला है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू मास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा टी. इस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हो जब कभी जरूरत पड़ती है. दैट मीन्स हीट के करस्पॉन्डिंग कितना टेम्परेचर राइज होगा वो उसके मास पर डिपेंड करेगा और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे डिपेंड करता है. और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है वाटर के लिए कितनी होती है वो आपको याद रखना होगा, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. आइस के लिए कितना होता है 1/2 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. ये हम लोग तब यूज करते हैं जब सेम फेज पर होता है. दैट मीन्स मटेरियल सेम फेज पर है, सेम फेज. अगर लिक्विड है तो फिर लिक्विड रहेगा, सॉलिड है तो सॉलिड रहेगा, गैस है तो गैस रहेगा. फेज चेंज का इन्वॉल्वमेंट नहीं आएगा. जब कभी फेज चेंज आता है देन फेज चेंज के केस में आप यूज करते हो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी एल. एल इज कॉल्ड लेटेंट हीट. सो लेटेंट हीट आपको दिया जाएगा और मास दिया जाएगा, वहां से आप फेज चेंज को पता कर सकते हो. फेज चेंज मीन्स लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस एंड ऑल दैट. नो, यहाँ पर आप देखोगे जब कभी फेज चेंज हो रहा है तो उसके फॉर्मूले में टेम्परेचर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है. मीनिंग इज दिस कि फेज चेंज फिनोमेना कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है. सो इट अकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर. बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट है. फिक्स्ड टेम्परेचर, इसका मतलब क्या हुआ? फिक्स का मतलब कांस्टेंट. सपोज कर लीजिए अगर आइस को वाटर में कन्वर्ट होना है तो आइस वाटर में एक ही टेम्परेचर पर कन्वर्ट होता है और एक ही प्रेशर पे कन्वर्ट होता है. तो इट इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट फिक्स्ड प्रेशर. ये कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पर चल रहा होता है. तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर आप कंसीडर करते हो तो वाटर आइस में या फिर आइस वाटर में 0 डिग्री सेल्सियस पर ही कन्वर्ट होगा. फिर आप 1 डिग्री सेल्सियस पे नहीं कन्वर्ट कर सकते हो, ना 2 पे कर सकते हो. तो दैट मीन्स देयर इज अ कांस्टेंट टेम्परेचर एट व्हिच this transition takes place. Hence in the formula there is no mention of temperature. Mass of the body, latent heat of the process,
दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, आपको आपका आंसर मिलता है। आई होप यू पीपल नो दिस फॉर्मूला। अगर नहीं जानते हैं तो बोलिए, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं, जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद एक हीटिंग कर्व आता है, एक कर्व भी इम्पोर्टेंट है। अगर किसी बॉडी को आप हीट कर रहे हो तो उसका हीटिंग किस तरह से चल रहा होता है। सो एक रफ पिक्चर अब मैं आपके लिए बना देता हूँ और वो रफ पिक्चर आपको याद रखना है। लेट्स से कि आप इस पे टेम्परेचर को प्लॉट करते हो और इस पे हीट को प्लॉट करते हो। अगर आप टेम्परेचर और हीट को एक साथ देखते हो प्लॉट करके तो ग्राफ कैसा जाएगा वो बताते हैं किसी भी बॉडी के लिए। पहले ये स्ट्रेट लाइन जाएगा, फिर फ्लैट लाइन जाएगा, फिर स्ट्रेट लाइन जाएगा, फिर फ्लैट लाइन जाएगा, इसके बाद फिर स्ट्रेट लाइन जाएगा। तो इसको बोलते हैं दिस इज द हीटिंग कर्व। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप पता कर सकते हो और उनको ये रिकॉल कर सकते हो अगर क्वेश्चन फिगर पे बेस्ड रहता है, ग्राफ पर बेस्ड रहता है। ये क्या हो रहा है, जो सबसे नीचे वाले टेम्परेचर पर, कम टेम्परेचर पर है, ये सॉलिड कंडीशन पे मैटर होता है। फिर ये जो कांस्टेंट टेम्परेचर वाली स्टोरी दिख रही है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर फेज चेंज हो रहा है। फिर इंक्रीजिंग टेम्परेचर लिक्विड कंडीशन को इंडिकेट कर रहा होगा, लिक्विड कंडीशन को। फिर अगेन फेज चेंज हो रहा होगा और ये टेम्परेचर गैस, ये जो फेज है वो गैस को इंडिकेट कर रहा होगा। सो दिस इज फेज चेंज, दिस इज फेज चेंज। सपोज कर लीजिए, इसी में मैं एग्जांपल बना देता हूँ। सपोज कर लीजिए 30 डिग्री दिया गया है, एनालिस से ये जो टेम्परेचर दिया गया है 90 डिग्री दिया गया है। आपसे पूछ सकते हैं कि फाइंड मेल्टिंग पॉइंट, फाइंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैटर। तो जिस मैटर के बारे में ये बताया गया कि उसका हम मेल्टिंग पॉइंट निकाल सकते हैं। सो आपको ये रिकॉल होना चाहिए कि मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है। मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर फेज चेंज हो रहा होता है। किस फेज से किस फेज पे? जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है तो उसको हम बोलते हैं दैट इज अ मेल्टिंग। तो हम देखेंगे कि सॉलिड हमारा लिक्विड पे कन्वर्ट हो रहा है, किस टेम्परेचर पे कन्वर्ट हो रहा है, इस टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे कन्वर्ट हो रहा है। सो वो मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। तुम देख करके आंसर दे सकते हैं कि दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट, इजंट इट? फिर आपसे पूछेगा ये 90 डिग्री सेल्सियस जो दिया गया है, ये 90 डिग्री सेल्सियस ये कौन सा टेम्परेचर है? क्या बता सकते हैं ये कौन से टेम्परेचर को इंडिकेट कर रहा होगा? तो ये उस टेम्परेचर को इंडिकेट कर रहा होगा जब आपका मैटर लिक्विड से गैस पे जा रहा होगा। यस, तो बॉइलिंग पॉइंट या इवेपोरेशन पॉइंट या फिर कंडेंशन, अदरवाइज कंडेंसेशन पॉइंट भी आप उसको बोल सकते हो। सो ये बॉइलिंग पॉइंट को इंडिकेट कर रहा होगा। गुड। तो वो नंबर देख करके हम बता सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट कितना है, मेल्टिंग पॉइंट कितना है। और सपोज कर लीजिए कि कुछ और भी पॉइंट देख करके हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि इनके नंबर्स दे दिया जाए जो एक्स एक्सिस पर बना हुआ है, उसके बेसिस पर आप बता सकते हो कि फेज में कितना हीट का इन्वॉल्व आ रहा है, इस फेज में कितना हीट का इन्वॉल्व आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस हीट आ जाएगा। फिर फेज चेंज में हीट को कैसे लिखते हैं, मास इनटू लेंथ, मास इनटू लेटेंट हीट। लेटेंट हीट के बारे में आपको बताया जाएगा तो हम मास या लेटेंट हीट बता सकते हैं। हालांकि उतना टफ लिस्ट लाइकली है, बट इतना जरूर पूछ सकता है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ग्राफ में कौन सा पोर्शन किस पार्ट के बारे में बात कर रहा है, बताइए। तो वो आप जरूर बता सकते हो। समझ में आता है? तो ये हीटिंग कर्व एक इम्पोर्टेंट स्टोरी है और आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम आएगी। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री आता है और कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल इसका सिंपल सा लॉजिक है, पॉइंट है। ये बोलता है कि एक अगर अपने पास सपोज करो दो बॉडीज है, तो एक बॉडी जितना हीट देगा दूसरा बॉडी उतना हीट ले लेगा, अगर कोई हीट वेस्ट नहीं होता है तो। सो अगर इसको शॉर्ट में लिखे तो ऐसा लिख सकते हैं, इन केस ऑफ नो हीट waste and in a system of two bodies or maybe more for that matter,
हम टू बॉडी के लिए लिख रहे हैं इन अ सिस्टम ऑफ टू बॉडीज हीट रिलीज्ड बाय वन is equal to heat given by another or heat received by another or heat taken by another. So अगर दो बॉडी सिस्टम आपके पास है तो एक जितना हीट को रिलीज करेगा दूसरा उतनी हीट को एब्जॉर्ब करेगा और इसी लॉ को या इसी प्रिंसिपल को हम लोग कैलोरीमेट्रिक प्रिंसिपल कहते हैं। बहुत सिंपल प्रिंसिपल है। सो ये जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछने में हेल्प करता है कि मिक्सिंग में क्या चल रहा है। अगर हमने वाटर को वाटर के साथ या लोकल के साथ या आइस के साथ मिक्स किया तो बताइए फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। तो हम एक बॉडी का टेम्परेचर पकड़ेंगे, दूसरे बॉडी का हीट को देखेंगे, फिर उनको हीट को बैलेंस कर देंगे, हीट को बैलेंस कर देंगे। एक ने जितना हीट दिया दूसरे ने उतना ही लेने का। अच्छा, अगर जिस बॉडी इसमें से दो बॉडी केस में आप देखोगे एक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा होगा दूसरे का कम हो रहा होगा ऑफ कोर्स। तो जिसका टेम्परेचर बढ़ रहा होगा उसके लिए डेल्टा क्यू पॉजिटिव आएगा, क्योंकि डेल्टा क्यू की जो वैल्यू होती है या हीट की एक्सचेंज की जो वैल्यू होती है वो मास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डेल्टा डी होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव होगा, अगर टेम्परेचर कम होगा तो डेल्टा क्यू निगेटिव होगा। इसका मतलब है कि अगर डेल्टा क्यू निगेटिव है दैट मीन्स व्हाट, हीट रिलीज हो रहा है, उसको हम बोलते हैं दैट इज हीट इज बीइंग रिलीज्ड, हीट इज बीइंग रिलीज्ड। और अगर डेल्टा क्यू पॉजिटिव है इसका मतलब क्या हुआ, हीट इज बीइंग एब्सॉर्ब्ड। तो अगर हीट एब्सॉर्ब हो रही है तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव होता है, यानी कि किसी बॉडी को हम अगर हीट दे रहे हैं तो वो पॉजिटिव है, अगर हीट निकल रहा है उससे तो वो नेगेटिव है। अच्छा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो हम इस लॉ को बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर हमारे पास दो बॉडीज हैं तो हम बोलेंगे कि जितना एक पॉजिटिव आएगा उतना एक नेगेटिव आएगा। तो नट से हम ये भी कह सकते हैं कि Q1 प्लस Q2 क्या आना चाहिए, जीरो। Q1 प्लस Q2 मस्ट बी इक्वल टू जीरो। सो कैलोरीमेट्रिक प्रिंसिपल के लिए हम लगा सकते हैं कि हीट इन्वॉल्व इन वन केस प्लस हीट इन्वॉल्व इन सेकंड केस मस्ट बी जीरो। अगर थ्री बॉडीज हैं तो हम बोलेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 मस्ट बी जीरो। और अगर फोर बॉडीज हैं सिमिलरली उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता और उसको आप सॉल्व करेंगे, फिर अपना काम हो जाएगा। इट सेज लेट्स से कि इफ is there holiday tomorrow, नहीं कल कोई छुट्टी नहीं है, जैसा शेड्यूल है वैसे ही चलता रहेगा। if 20 gram of water at 40 degrees Celsius is mixed with 30 gram water at 80 degrees Celsius, find final temperature of mixture। तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर कितना आएगा बताइए, तो आप इसको यूज कर सकते हैं जो भी हम लोगों ने पढ़ा। तो अपने पास एक बॉर्डर, एक ऑब्जेक्ट बोल लो या बॉडी बोल लो या वाटर बोल लो, ये और दूसरा ये, दोनों को आपस में मिक्स करते हो। सो टेम्परेचर जनरली क्या रहेगा, और जो बीच का टेम्परेचर है बीच में कहीं जाना चाहेगा, कितना बनेगा, 40 से ज्यादा होगा 80 के से कम होगा। तो हम फर्स्ट केस को पकड़ लेते हैं। फर्स्ट में हमारे पास क्या है, 20 ग्राम वाटर है। वाटर का मतलब वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की अगर आपको जरूरत पड़े तो 1 कैलोरी पर ग्राम सेल्सियस ले सकते हैं, और ये 40 डिग्री सेल्सियस पे है। दूसरा 30 ग्राम है, अगेन वाटर है, तो वाटर है तो सेम एस वैल्यू रही होगी और 80 डिग्री सेल्सियस पर है। हम लोग एज्यूम करेंगे कि ये फाइनली किसी टी टेम्परेचर पर पहुंच जाता है। अगर टी टेम्परेचर पर पहुंचता है पूरा मिक्सचर तो ये 40 से टी जाएगा और ये 80 से टी जाएगा। तो Q1 कितना आएगा, फर्स्ट हीट का इन्वॉल्वमेंट हम लिखते हैं मास
1 specific heat into final temperature minus initial temperature. This is how you can start writing in basic way. So mass कितना इन्वॉल्व है? 20 ग्राम में है, तो ग्राम में रखते हैं. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 ग्राम में और कैलोरीज में, और T कितना है पता करना है. T1 कितना दिया गया आपको? 40. डिग्रीज में लिखेंगे चलेगा. Q2 mass specific heat final temperature minus initial temperature, that is equal to 30 into specific heat 1, final temperature is T, initial temperature is 80. ऐसा लिखने के बाद आप ये क्लेम करेंगे कि कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल के हिसाब से Q1 प्लस Q2 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0, क्योंकि एक ने हीट लिया होगा तो फिर एक ने हीट को दिया होगा, और दोनों का सम 0 करने का रख देते हैं. तो ये बनेगा 20 T minus 40 plus 30 T minus 80 must be equal to 0. आप पाओगे कि बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाएगा. तो आप चाहो तो 10 से डिवाइड कर दो, तो ये बनेगा 2T minus 80 plus 3T minus 240 equal to 0. सम अप करेंगे 5T is equal to 320. आंसर आ जाएगा. अब इसके बाद आप इसको डिवाइड कर लीजिए, आपको T पता चल जाएगा. So from here T is going to be 320 divided by 5. So that's going to be 6 or 4 degrees Celsius. आइडिया आपको समझ में आया नहीं? सपोज करो आपके पास 2 की बजाय 3 लिक्विड्स होते हैं, 3 वाटर्स होते हैं, और उनको मिक्स करके आपको फाइनल टेम्परेचर पूछना होता है. आप Q1 पकड़ेंगे, Q2 पकड़ेंगे, Q3 पकड़ेंगे, सबको सम करके 0 कर देंगे, आपको अपना आंसर मिल जाएगा. अंडरस्टैंड? और कभी बोलता है कि वाटर और आइस एक साथ मिक्सचर में है, तो अगर वाटर और आइस एक साथ अगर कभी रहेंगे, फाइनली अगर वो कभी रहते हैं, तो उनका जो फाइनल में अगर दोनों होंगे तो वो 0 डिग्री पर ही रहते हैं, क्योंकि 0 डिग्री पर ही फेज चेंज होता है. और अगर 0 से ज्यादा डिग्री है तो इसका मतलब है कि वो वाटर है, और कम है तो फिर वो आइस है. तो इस तरह का क्वेश्चन आप डील कर सकते हो. इसलिए ये कैलोरीमेट्री हो गया. इसमें एक वाटर इक्विवेलेंट होता है, वो तब हालांकि लीस्ट लाइकली है, फिर भी मैं आपको बोल देता. वाटर इक्विवेलेंट, अगर कभी ऐसा टर्म आता है तो आप क्या लिखोगे? आइडली देखो क्या होता है ना कि जब हम वाटर को मिक्स कर रहे होते हैं तो किसी चैम्बर में करते हैं, कंटेनर में करते हैं, और हम जानते हैं कि कंटेनर भी कुछ एनर्जी को लेता है. जैसे आप गिलास में गर्म पानी को डालो तो गिलास भी गर्म हो जाता है. इसका मतलब क्या हुआ कि गिलास ने भी हीट लिया, या जो कप है उसने भी हीट लिया. सो उसको भी हमको इनकॉर्पोरेट करना होता है. तो जब किसी कंटेनर को इनकॉर्पोरेट करना होता है तो उसके लिए हम कंटेनर का मास और कंटेनर का स्पेसिफिक हीट ना लेकर के उसको वाटर इक्विवेलेंट बना देते हैं. तो वाटर इक्विवेलेंट बनाने का मतलब हुआ मास ऑफ द कंटेनर स्पेसिफिक हीट ऑफ द कंटेनर. तो ये कंटेनर के लिए जो वैल्यूज होंगी वो अगर हम वाटर से कंपेयर करें तो कितनी हो, वाटर कितना चाहिए होगा, इसको हम वाटर इक्विवेलेंट कहेंगे. तो वाटर इक्विवेलेंट कहेंगे किसको? मास ऑफ वाटर को बोलेंगे. तो वाटर का कितना मास उस कंटेनर के मास के से रिलेटेड है, सो दैट ये इक्वेशन ट्रू हो जाएगा. सो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि मास ऑफ वाटर, तो ये होगा मास स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर डिवाइड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर. इस मास को हम वाटर इक्विवेलेंट कहते हैं. सो व्हाट इज द वाटर इक्विवेलेंट? इट इज द मास ऑफ वाटर which is going to provide same amount of heat for same temperature change. क्योंकि अगर इसको डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दो तो फिर ये हीट बन जाएंगे. सो उस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे याद रख सकते हो कि मास ऑफ कंटेनर into mass और specific heat of container divided by mass specific heat of water. इस रेशियो को हम वाटर इक्विवेलेंट कहते हैं. और इससे फायदा क्या होता है, क्योंकि जब हम डेल्टा क्यू निकालेंगे, फायदा मैं बता देता हूँ. डेल्टा क्यू निकालोगे कंटेनर के लिए तो आपको लिखना पड़ेगा मास स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर इनटू डेल्टा टी. अब आप क्या कीजिए कि इस पूरे को रिप्लेस कर दीजिए किससे? मास एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर डेल्टा टी से. इससे फायदा क्या हुआ? मास इक्विवेलेंट आपको पता होगा या वाटर इक्विवेलेंट आपको पता होगा. वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप जानते हो, तो ये आपको पता बताया जाएगा. ये आप जानते हो, डेल्टा टी आपको पता होगा. तो ये जो अननोन वैल्यूज थी उसको नोन वैल्यूज में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो
किसी भी कंटेनर को या किसी भी बॉडी को अगर वाटर के इक्विवेलेंट लेके आए तो वाटर का कितना मास की जरूरत पड़ेगी सेम हीट सेम टेम्परेचर चेंज के लिए। सेम हीट का मतलब सेम हीट मिले, सेम टेम्परेचर चेंज मतलब डेल्टा टी सेम रहे, तो उसको हम वाटर इक्विवेलेंट कहेंगे। That was as a definition. If somebody asks, you can answer that. तो जनरली आपसे हीटिंग कर्व के बारे में या फिर हीट एक्सचेंज से रिलेटेड क्वेश्चंस या फिर मिक्सचर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं हीट में। बाकी आप ये जानते होंगे टेम्परेचर्स के बारे में कई सारे स्केल होते हैं, और जो हमारा ऐसा स्केल होता है टेम्परेचर का वो केल्विन होता है। तो केल्विन में हमको लिखना होता है, लेकिन कई बार हम पॉपुलरली डिग्री सेल्सियस को भी यूज करते हैं। फ़ारेनहाइट को भी आपसे यूज करा सकता है। तो आपस में तीनों का कन्वर्जन क्या होता है वो आप जानते होगे, नहीं जानते हो तो आपको जरूर टेक्स्ट बुक से एनसीईआरटी बुक से पढ़ लेना चाहिए। हाँ, इसका पॉइंट क्या है कि मैं एक एग्जांपल से आपसे पूछता है, लेट्स सी वेदर यू कैन टेल मी, कि अगर कोई आपसे बोलता है इफ देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस of 27 degrees Celsius, then find this in Kelvin। बहुत छोटा सा पॉइंट यूनिट को लेकर के कि अगर आपको किसी बॉडी में या कहीं पे टेम्परेचर डिफरेंस आपको 27 डिग्री सेल्सियस दिया जा रहा है और आपसे पूछता है कि केल्विन में निकालिए, तो आप क्या करेंगे? गुड। सो ये टेम्परेचर डिफरेंस है, तो टेम्परेचर डिफरेंस को अगर आप केल्विन में लिखो या डिग्री सेल्सियस में लिखो सेम स्टोरी चलती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। तो हमारा आंसर आएगा 27 केल्विन। इसको हम 300 नहीं बोलेंगे, वैसे आप ये जानते हो कि 273 प्लस डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन, ये अपना रूल होता है। अगर आपको डिफरेंस निकालना है तो डेल्टा लगा दीजिए, डी लगा दीजिए। कांस्टेंट का डिफरेंस कितना होता है? 0। तो डेल्टा ऑफ डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ केल्विन, दोनों के चेंजेस बराबर होते हैं। एक छोटा सा पॉइंट है, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और बाकी कन्वर्जन वो आप इजिली पकड़ सकते हो कहीं से भी। इसके बाद दूसरा था थर्मल एक्सपेंशन, उसको भी हम कवर कर लेंगे। आज का लेक्चर मैंने 5:30 तक दिया था, सो अगले फ्यू मिनट्स में हम लोग उसको भी कवर कर लेते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। आपने लिखा वुड कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस कम ऑन कॉलिमेट्रिक। नो, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इजीली क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया ना, बस वो एग्जांपल आपको समझ लेना है कि अगर 2 वाटर को मिक्स करेगा तो फाइनल टेम्परेचर कितना आएगा। तो अगर पूछेगा तो यही उसके लिए काफी कॉम्प्लेक्स होगा, इससे कॉम्प्लेक्स नहीं जाएगा वो। तभी हम लोग आगे क्वेश्चंस भी नहीं कर रहे हैं। जब हम आपको प्रॉपर्ली क्लास में इसको पढ़ाएंगे तो हम लोग आगे काफी डीप पे जाएंगे, कई सारे फेजेस को एक साथ मर्ज कर रहे होंगे, और तो जितना मैंने आपको बताया है इसके बियॉन्ड लीस्ट लाइकली है, तो इतना आप समझ जाएंगे। इन्हीं के अंदर ही पूछेगा आपसे कोई सिंपल या उसको कुछ प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके, तो वो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। थर्मल एक्सपेंशन एक कॉन्सेप्ट है जिसमें ये आप बोल सकते हो कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं बॉडी का तो या हीट सप्लाई करते हैं तो टेम्परेचर तो बढ़ता है, साथ ही साथ क्या होता है कि उसका एक्सपेंशन भी होता है, उसकी डायमेंशंस भी बढ़ती हैं। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाने से या हीट देने से जो एक्सपेंशन होता है डायमेंशन में, उसको हम थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। ठीक है। You are putting certain questions. A question was there, the temperature at which degree Celsius Fahrenheit equal. So अब आपके पास वो फॉर्मूला है ना, F-32/9 CY/5, उसमें जिनको दो को बराबर करना उन दोनों की वैल्यूज को बराबर कर लो, सॉल्व कर लो, आपको एक आंसर मिल जाएगा। अगर आप ये चाहते हो कि किस टेम्परेचर पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट एक दूसरे को मैच करते हैं, और तो वो कन्वर्जन्स जो है ऑल द टेम्परेचर्स में, आप जानते हो नहीं जानते हो तो मैं बोलो, मैं आपको लिख के दे देता। और अगर वो बोलता है कि फ़ारेनहाइट सेल्सियस बराबर जा रहे हैं तो फ़ारेनहाइट को भी x मान लो, सेल्सियस को भी x मान लो, सॉल्व कर लो, x निकाल लो, आंसर आ जाएगा। फिर आप पूछते हो व्हाट इज द एवरेज वेटेज ऑफ मार्क्स ऑफ कैलोरीमेट्री। एवरेज वेटेज ऑफ मार्क्स, वो वेरिएशन होता है, कुछ ऐसा बोल नहीं सकते, हो सकता है, और उस पर बेस्ड
तो चांसेस बनते हैं इक्वेशन के। तो अब अगर आपको आवाज आ रही हो तो हम थर्मल एक्सपेंशन के बारे में बढ़ते हैं आगे। अपने पास लेट से बॉडी है, ओके। अगर अपने पास ये बॉडी है और आप इसको हीट देते हो, तो हीट देने से आप पाओगे कि जो बॉडी का साइज है ना वो बढ़ जाता है। Apart from increase in temperature and everything, size also increases. The entire size increase करता है। और इसमें जो साइज इंक्रीज करता है ना, वो इस तरह से इंक्रीज करता है जैसे एक फोटोग्राफ को आप जूम करते हो। तो जस्ट लाइक फोटोग्राफिक एक्सपेंशन है, उस तरह से एक्सपेंशन होता है। एक छोटा सा इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसको आप याद रख सकते हो। फोटोग्राफिक एक्सपेंशन होता है। और इस पॉइंट को अगर आप समझ पा रहे हो तो आप इस क्वेश्चन का पहले आंसर दे दीजिए, इसके बाद उसके जो 3 वर्जन्स है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। और ये कई बार पॉपुलरली पूछा जाता है। वो बोलेगा कि अपने पास ये प्लेट थी और इस प्लेट से में एक छोटा सा प्लेट कट कर लिया गया था पहले कभी, और ये सॉलिड पार्ट है, इसको हीट किया गया। प्लेट विद अ कैविटी is heated। आपको ये बताना है कि कैविटी के साथ क्या होगा। पहला ऑप्शन है कैविटी साइज reduces, B a cavity size increases, can be or can be A or B, D none or something like। So ऐसे 4 ऑप्शन आएंगे। आप इसको हीट करते हो, हीट करने पर एक्सपेंशन होता है बॉडी का, और ये जो एक्सपेंशन होता है वो फोटोग्राफिक एक्सपेंशन टाइप का होता है, जिसमें जिस तरह से हम फोटोग्राफिक जूम करते हैं, कोई आप फोटो लो उसको जूम करो तो आप पाओगे कि उसका हर एक पार्ट जूम हो जाता है। तो इवन द कैविटी है ना, वो कैविटी भी एक्सपेंड कर देगी। सो कैविटी विल आल्सो गेट एक्सपेंडेड, इसलिए हम आंसर लगाएंगे बी ऑप्शन। और अगर आपने ये नहीं समझा है पहले तो आपको हो सकता है कि ए ऑप्शन पर नजर चली जाए और ए ऑप्शन आपको अच्छा लग जाए, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली फोटोग्राफिक जूमिंग टाइप की स्टोरी चलती है। ओके, इसके बाद में आपसे कुछ न्यूमेरिकल्स पूछ सकता है। तो ये जो थर्मल एक्सपेंशन होता है ना, वो 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। इसमें अगर कोई रॉड आपने ली है ना और रॉड का टेम्परेचर बढ़ा है, लीनियर का मतलब लीनियर ऑब्जेक्ट, राइट। तो इसका अगर टेम्परेचर बढ़ा हो गया तो इसकी लेंथ में ग्रोथ हो जाएगी। इसकी जो लेंथ में ग्रोथ होती है, ओरिजिनल लेंथ एल अल्फा डेल्टा टी पर डिपेंड करता है। सो दिस इज द फॉर्मूला कि जिस वजह से उसकी लेंथ बढ़ती है। जनरली वो परसेंटेज पूछेगा, तो डेल्टा एल बाई एल निकाल लोगे तो अल्फा डेल्टा टी आ जाएगा। ये फ्रैक्शनल चेंज आ गया, फ्रैक्शनल चेंज, दिस इज द चेंज इन लेंथ। और परसेंटेज के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। न्यू लेंथ कितना बनेगा, न्यू लेंथ और फाइनल लेंथ अगर उसको एल डैश पकड़ते हो, एल प्लस डेल्टा एल के बराबर हो जाएगी। एल कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी से गवर्न होती है। सो ये 3 तरह के टर्म्स यूज करता है जनरली, 3 या 4 तरह के। न्यू लेंथ के बारे में पूछेगा तो आप ये लगाओगे, इंक्रीज इन लेंथ पूछेगा तो ये लगाओगे, फ्रैक्शनल चेंज पूछेगा तो ये लगाओगे। अल्फा आपको बताएगा, अल्फा इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट और उसके बारे में वो आपको बताएगा। सो किसी भी लीनियर ऑब्जेक्ट के लिए आप ये लगा सकते हो। दूसरा एरियल या सुपरफिशियल या सरफेस से रिलेटेड होता है, तो एरियल थर्मल एक्सपेंशन।
एरियल थर्मल एक्सपेंशन में एरियल ऐसा ऑब्जेक्ट लेंगे जिसमें एरिया आता हो, जैसे कि अपना डिस्क हो गया, डिस्क हो गया, प्लेट्स हो गए, और उस केस में जो बदलेगा वो एरिया बदलेगा, तो एक ओरिजिनल एरिया होगा। सो जो चेंज इन एरिया आता है, सो दैट चेंज इन एरिया इज ओरिजिनल एरिया बीटा डेल्टा टी। बीटा इज कॉल्ड एरियल थर्मल कोफिशिएंट, अल्फा इज कॉल्ड लीनियर थर्मल कोफिशिएंट। मैं अल्फा का नाम लिख देता हूँ, बाकी उसी तरह से आएंगे। इसका नाम होगा लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। बेसिकली एक कोफिशिएंट होता है जो आपको पता रहता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। नाउ अगर फ्रैक्शनल निकालना है तो डेल्टा ए बाई ए निकाल लीजिए, वो बीटा डेल्टा टी आ जाएगा। और डेल्टा टी आपको बताया जाएगा, डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस में लिखो या केल्विन में लिखो, सेम स्टोरी है, वो आप जानते हो। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फाइनल और टोटल एरिया अगर निकालना हो, टोटल एरिया या फिर न्यू एरिया, उसके लिए आपको अगर उसको ए डैश पकड़ते हो तो आएगा A1 प्लस बीटा डेल्टा टी। सो ये एरिया के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। एंड देन फाइनली थर्ड टाइप है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, थ्री डायमेंशनल बॉडीज के लिए। सो वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन केस में आपको 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स लेनी पड़ेंगी, मे बी लाइक स्फीयर और क्यूब और क्यूबॉइड और समथिंग लाइक दैट। इस केस में जो वॉल्यूम में चेंज आता है वो आप लिखते हो। सो वॉल्यूम में चेंज इज गोइंग टू बी ओरिजिनल वॉल्यूम गामा डेल्टा टी। इसमें थर्मल कोएफिशिएंट जो आता है वो गामा लिखा जाता है। फ्रैक्शनल चेंज गामा डेल्टा टी होता है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। इसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी कहते हैं, डेल्टा वी अपॉन वी ऑल्सो कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। एक टर्म होता है स्ट्रेन, आगे आप कभी पढ़ेंगे। तो डेल्टा वी बाई वी होगा तो उसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलेंगे, डेल्टा एल बाई एल होगा तो उसको लीनियर स्ट्रेन बोलेंगे। और यहाँ पर हम लोग थर्मल वर्ड यूज कर रहे हैं, लीनियर स्ट्रेन। ये स्ट्रेस स्ट्रेन एक अलग स्टोरी है, एक चैप्टर है इलास्टिसिटी नाम का, उस पर पढ़ेंगे, बट मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि वो सिमिलर है, तो कभी भी पूछा जा सकता है। और न्यू वॉल्यूम या फाइनल वॉल्यूम कितना आ जाएगा, तो उसके लिए बोलोगे अगर उसको वी डैश पकड़ते तो वी कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस गामा डेल्टा टी आएगा। गामा विल बी नोन एज वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। अल्फा बीटा गामा जो होते हैं ना, किसी एक मटेरियल के लिए वो आपस में लिंक होते हैं, तो ये एग्जाम के लिए काफी क्रिटिकल पॉइंट है। फॉर गिवन मटेरियल, तो आपका वो मटेरियल रहता है अल्फा बीटा गामा, दे आर क्लोजली लिंक्ड टू ईच अदर। एनीबॉडी हैविंग एनी आइडिया what the ratio of alpha beta gamma is for a given material? Yeah, this is working. So yeah, this ratio is 1:2:3. Good. So 1:2:3 होता है, that means एक given material के लिए अल्फा बीटा गामा आपस में लिंक होते हैं। बीटा को आप लिख सकते हो 2 अल्फा, गामा को आप लिख सकते हो 3 अल्फा। सो अगर आपको अल्फा नोन हो तो आप बीटा और गामा दोनों बता सकते हो। सो कई बार वो एक वैल्यू देगा, दूसरा आपसे पूछ लेगा, आप इजीली उसको बता सकते हो। तो ये थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड स्टोरी है, और ये बस बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको प्रोवाइड किया, और इसको इस पर बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये एक मटेरियल के लिए रहता है, दिस इज ट्रू फॉर वन मटेरियल। अगर आपका मटेरियल बदल गया तो फिर इनकी वैल्यूज अलग अलग भी हो सकती हैं। सो अगर आपने आयरन लिया है तो आयरन का अल्फा पता है तो आयरन का आप बीटा बता सकते हो, आयरन का आप गामा बता सकते हो। आयरन का अल्फा दिया है तो आप कॉपर के बारे में नहीं बता सकते हो। तो डिफरेंट मटेरियल के लिए वो डिफरेंट होता है, फॉर अ सिंगल मटेरियल दे आर ट्रू, दे आर रिलेटेड लाइक दिस। एनीवे, सो दिस बिकम्स योर थर्मल एक्सपेंशन का बेसिक इंफॉर्मेशन और कैलोरीमेट्री से रिलेटेड स्टफ। एंड देन उससे पहले आपने मैग्नेटिज्म का और इलेक्ट्रिक का पार्ट पढ़ा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में ऑप्टिक्स को कवर कर लेंगे, और उसके बाद एक क्लास और लगेगी थर्मोडायनेमिक्स के लिए।
सो थर्मोडायनेमिक्स और ऑप्टिक्स ये दो पोर्शंस हैं जिनको हम लोग नेक्स्ट वीक में कवर अप कर देते हैं. If length varies alpha 1 and the width varies as alpha 2, then हाँ, तो उस केस में आप उनको लीनियर जैसा ट्रीट कीजिए हर एक डायमेंशन में. आपने एक अच्छा पॉइंट पिक किया. आपसे ऐसा बोल सकता है कि वो 3 डायमेंशन एलिप्स क्यूबॉइड है, उनकी अलग अलग डायमेंशंस कैसे जा रही हैं. तो फिर उस केस में आप उनको अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 करके बोल सकते हो. लेट्स से कि आपको ऐसा बोलेगा कि ये सिचुएशन है आपकी क्यूबॉइड है. देन ओके, उस सेंस में आप बोल रहे हो. हाँ, अगर ऐसा कुछ होता है कुछ मटेरियल्स के लिए तो फिर अलग अलग डायमेंशन, वो डायमेंशन वाइज डिपेंड करता है. अभी आपके लेवल पे हम ये लोग बोल सकते हैं कि 1 2 3 हमेशा ट्रू रहता है. और लेकिन आप अगर आगे जाएंगे तो कुछ मटेरियल्स हैं वो डायरेक्शन वाइज अपना उनका स्ट्रेस स्ट्रेन चेंज होता है, तो उनके ये थर्मल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती हैं. तो एनीवे, आपसे अगर पूछता है अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशन है तो आप यही रिलेशन को बोलेंगे. अगर आपसे अल्फा बीटा गामा के बारे में पूछता है क्या रिलेशन है तो आप बोलोगे 1:2:3. अगर एक ऑप्शन नन ऑफ दिस भी दिया है तब भी आप बोलोगे 1:2:3. ओके. और अगर एक क्वेश्चन डिलिबरेटली ऐसा बोलता है कि अपने पास ये जो मटेरियल है ये अल्फा 1 इधर चलता है, एक्सपेंशन यूज करता है, अल्फा 2 इधर यूज करता है और अल्फा 3 किसी और साइड के लिए यूज करता है, तो बताइए इसके लिए क्या करने वाले हैं. तो फिर इसके लिए आपको क्या करना होता है कि उसी लॉजिक को आगे बढ़ा देना होता है. तो अगर आप इसके गामा लिखना चाहोगे तो गामा लिखोगे अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3. दिस इज हाउ यू गोइंग टू राइट गामा. क्योंकि गामा के लिए सभी डायमेंशन के अल्फाज को हम लोग ऐड करते हैं. सपोज के लिए ऊपर वाले सरफेस के लिए आपको बीटा लिखना है, हर सरफेस के लिए फिर बीटा अलग अलग हो जाएगा. ऊपर वाले सरफेस का अगर आपको बीटा लिखना है तो आपको देखना होगा ऊपर वाले सरफेस में कौन कौन से डायमेंशंस इन्वॉल्व है और वो डायमेंशंस के करस्पॉन्डिंग कौन कौन से अल्फा बीटा अल्फा या बीटा या जो भी आपको दिया गया. यहाँ पर अल्फास दिए गए, तो एक तो ये डायमेंशन है जिसका करस्पॉन्डिंग अल्फा 1 आएगा, एक ये डायमेंशन है जिसका करस्पॉन्डिंग अल्फा 2 आएगा. तो इसके लिए जो बीटा आएगा वो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 आएगा. किसी और सरफेस का बीटा कुछ और आ सकता है. सो अगर वो किसी डायरेक्शन वाइज जाता है तो फिर आप ये बोलोगे, और अदरवाइज आप बोलोगे 1 2 3 के रेशियो में रहते हैं. दैट मीन्स उसका लेंथ विड्थ और हाइट वो एक ही प्रोपोर्शन में चेंज हो रहे थे, एक ही फैक्टर से ही चेंज हो रहा होता है. ठीक है. सो डिफरेंट डायरेक्शन में अगर डिफरेंट देता है तो फिर आप बोलोगे कि फिर वो अलग अलग कंडीशन में जाता है. ओके, सो this is all for the today's lecture. If you have any concern or queries then you can ask, otherwise we are going to wind it up now. और नेक्स्ट क्लास में ऑप्टिक्स देन थर्मो और मॉडर्न फिर इसका खत्म हो जाएगा. इस संडे को आपका टेस्ट है इसलिए अभी एक्स्ट्रा नहीं रखेंगे. आगे अगर जरूरत पड़ती है तो फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे क्योंकि आपका 31st को एग्जाम है. We didn't get chemistry lecture yesterday of KVPY, right? So एक बार सर से बोलेंगे तो वो बन गया होगा, रेडी होगा, वो आपको भेज देंगे. So you just ask sir to send, he will be sending it definitely. Okay.